हेलो फ्रेंड्स, कल 11 फरवरी को हमारी जी के 2020 यूट्यूब चैनल के 2 साल पूर्ण हुए और 2 साल में आपकी तरफ से जो प्यार मिला है, जो रिस्पांस मिला है, उनके बदले में आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच। और इसी तरह आप हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करते रहिए। और आज है 12 फरवरी, तो 12 फरवरी की बात करें तो विश्व में सड़क दुर्घटना के मामले में पहले स्थान पर कौन है? हाल ही में उत्तराखंड सरकार को चमोली आपदा की रिपोर्ट किसने सौंपी है? बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2021 की थीम क्या रखी गई है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 12 फरवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे, क्वालिटी की दृष्टि से सुपर से भी ऊपर है यह वीडियो। लास्ट तक देखे, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जी के 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विश्व में सड़क दुर्घटना के मामले में पहले स्थान पर कौन है? विश्व में सड़क दुर्घटना के मामले में पहले स्थान पर है हमारा ही देश भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। और भारत चीन और अमेरिका से भी आगे है सड़क दुर्घटना के मामले में। और यहां कोई भी क्वेश्चन एक घटना को लेकर बनता है तो इसी घटना को मैं छोटे छोटे क्वेश्चन में डिवाइड करके पूरी घटना को समझाने की कोशिश करता हूं। और यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। कुछ क्वेश्चन की चर्चा कर ले तो देश में हर साल लगभग कितने लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं? प्रति वर्ष 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो यह आंकड़ा कोविड-19 के मुकाबले भी अधिक है। और भारत में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिदिन कितने लोग मारे जाते हैं? 415। भारत सरकार ने कब तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में 50% की कमी का लक्ष्य रखा है? हमारी केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है 2025 तक जो रोड दुर्घटना है इसमें 50% की कमी होनी चाहिए। और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, इमेज में आप देख सकते हैं। और सड़क दुर्घटनाओं के चलते सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के 3.14% के बराबर सामाजिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। और 70% मौतें 18 से 45 वर्ष की आयु के वर्ग में होती है, यानी कि जो युवा है वो तेज रफ्तार से बाइक या गाड़ी चलाते हैं तो वो रोड एक्सीडेंट का शिकार बनते हैं। और वर्तमान में भारत में सड़क सुरक्षा माह कब मनाया गया? हाल ही में दोस्तों भारत देश में सड़क सुरक्षा माह मनाया गया और अभी जारी है। 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक यह सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। और सड़क सुरक्षा माह मनाने का उद्देश्य क्या है? सड़क सुरक्षा के मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड सरकार को चमोली आपदा की रिपोर्ट किसने सौंपी? चमोली आपदा के बारे में करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था और हाल ही में इसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है और इसरो ने यह रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को सौंपी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इसरो। 14 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का एक हिमस्खलन हुआ जो 2 किलोमीटर के करीब ऊंचाई से गिरा और उसने असीमित ऊर्जा पैदा कर दी। तो इसी तरह की कुछ घटना हुई और इसी वजह से ऋषिगंगा में बाढ़ आ गई और रैणी व तपोवन में आपदा की स्थिति पैदा हो गई। तो इसी तरह की घटना हुई थी। और इसरो के वैज्ञानिकों ने चमोली आपदा का कारण क्या बताया है? तो इस रिपोर्ट में इसरो ने बताया है कि वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर कहा है कि एवलांच की वजह से ही ऋषिगंगा में बाढ़ आई। एवलांच की वजह से ही ऋषिगंगा में बाढ़ आई और यह सैटेलाइट इमेज आप देख सकते हैं। और वाडिया भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस तबाही का कारण क्या बताया है? एवलांच की वजह से बनी झील का टूटना, यह कारण बताया है वाडिया भूविज्ञान संस्थान ने। और इसरो के वैज्ञानिकों ने उस क्षेत्र में किसी झील के बनने से इनकार किया है। तो यहां कुछ कंट्रोवर्सी हुई है इसरो और वाडिया भूविज्ञान संस्थान के बीच। और अब सरकार आपदा के कारणों को लेकर उलझन में पड़ गई है। और जब इसरो की बात आई तो इसरो का पूरा नाम क्या होता है? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवान। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। इसरो का हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है और इसरो के स्थापक कौन? विक्रम अंबालाल साराभाई। और इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जो इसरो का आदर्श वाक्य है। तीसरा क्वेश्चन, सुर्खियों में रहा पोंग बांध झील वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह सुर्खियों में रहा पोंग बांध झील वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। लेकिन यह सुर्खियों में क्वेश्चन क्यों आया? तो देखो, वर्ष 2020-21 की सर्दियों में हिमाचल प्रदेश के पोंग बांध झील वन्यजीव अभ्यारण्य में 1 लाख से अधिक प्रवासी जल पक्षी पहुंचे हैं। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह ब्लैक कलर में जो छोटे छोटे स्पॉट है ना, यह स्पॉट नहीं है बल्कि यह है पक्षी। और तकरीबन 1 लाख से अधिक प्रवासी जल पक्षी यहां पर पहुंच चुके हैं। और पोंग बांध झील वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। और पोंग बांध का निर्माण कब और किस नदी पर किया गया? वर्ष 1975 में ब्यास नदी पर यह पोंग बांध का निर्माण किया गया है। और पोंग जलाशय किस नाम से जाना जाता है? महाराणा प्रताप सागर के नाम से यह पोंग बांध से निर्मित हुआ यह जो सरोवर है वो जाना जाता है। और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पूरे जलाशय को वन्यजीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? पूरे जलाशय को वर्ष 1983 में हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। और पोंग बांध झील को रामसर स्थल के रूप में कब घोषित किया गया? यानी कि वो एक रामसर साइट घोषित किया गया नवंबर 2002 में। और जब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो आप मैप में देखिए, पिंक कलर में आप देख सकते हैं, यह है हिमाचल प्रदेश। इसके आसपास यहां लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहां पर पंजाब, हरियाणा, यहां पर है उत्तराखंड, इतने राज्यों से सटा हुआ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता ही होंगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंत सिंह परमार। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री एस चक्रवर्ती। और हिमाचल प्रदेश अपना राज्य दिवस कब मनाता है? 15 अप्रैल को। और हिमाचल के राज्य प्रतीक की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है हिम तेंदुआ। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है जुजुराना। हिमाचल प्रदेश का राज्य फूल है गुलाबी बुरांश, इमेज में आप देख सकते हैं। और हिमाचल का राज्य वृक्ष है देवदार, जो यहां आप देख सकते हैं। मैं यहां ज्यादा से ज्यादा इमेज रखने की कोशिश करता हूं क्योंकि आपको इमेज के जरिए समझने में काफी आसानी होती है। और हिमाचल प्रदेश में स्थित कुछ राष्ट्रीय उद्यान की भी आज बात कर ले तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू जिले में स्थित है, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान वो भी कुल्लू जिले में, और सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान सिरमौर जिले में स्थित है। तो यह थे हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। चौथा क्वेश्चन, बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2021 की थीम क्या रखी गई है? बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2021 की थीम रखी गई है मूव द नीडल। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मूव द नीडल। बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2021 की थीम। लेकिन पिछले साल बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 की थीम क्या रखी गई? टुडे फॉर टुमारो 2020 की थीम। तो देखो, बायो एशिया का 18वां संस्करण 22 फरवरी 2021 से 23 फरवरी 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन मूव द नीडल थीम के तहत किया जाएगा। क्या थीम रखी गई है? मूव द नीडल। इस इमेज को पढ़िए, यह 22 और 23 फरवरी को हैदराबाद में आयोजित किया जाने वाला है। और बायो एशिया 2021 की बात करें तो इस इवेंट जीवन विज्ञान उद्योग के लिए महोत्सव के विषयों पर चर्चा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। और बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में आयोजित किया गया था और इस 3 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय पिछले साल टुडे फॉर टुमारो था और स्विट्जरलैंड इस सम्मेलन का भागीदार देश था। कौन सा देश? स्विट्जरलैंड। 5वां क्वेश्चन,
हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यान हॉप ने सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया? एक साथ दो देशों के मंगल मिशन मंगल की कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं और वो भी सफलतापूर्वक। लेकिन हाल ही में यह हॉप नामक सफलतापूर्वक मंगल मिशन है यूएई का, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूएई। यूएई के अंतरिक्ष यान यानी कि हॉप ने मंगल ग्रह की कक्षा में पहले प्रयास में ही सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है। तो इनसे जुड़ा एक और क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। यूएई के मार्स मिशन का नाम क्या रखा गया है? हॉप प्रोब। क्या नाम रखा गया है? हॉप प्रोब नाम रखा गया है। और जब अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा तो लाल ग्रह पर ऐसा करने वाला वह दुनिया का 5वां देश बन गया और अरब जगत का वह पहला देश बन गया है। यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। यूएई के अलावा किस देश के अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है? चीन देश के अंतरिक्ष यान ने भी मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। और वर्तमान में कितने यान लाल ग्रह यानी कि मंगल की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं? तो 6 यान वर्तमान में लाल ग्रह यानी कि मंगल की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। और चीन के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जो मंगल मिशन के लिए भेजा गया है? तो चीन के मंगल मिशन का नाम है तियानवेन-1। और लाल ग्रह की सतह पर इस यान में से एक रोवर उतरेगा और वहां भूजल तथा प्राचीन जीवन के संभावित संकेतकों से संबंधित विवरण जुटाएगा। और अगले हफ्ते अमेरिका अपने रोवर परसिविरेंस को मंगल की सतह पर उतारने का प्रयास करेगा। और ये 3 यान गत जुलाई में प्रक्षेपित किए गए थे। जी हां दोस्तों, यूएई, चीन और अमेरिका 3 देशों के मंगल मिशन अब पहुंच चुके हैं मंगल की सतह पर। और एकमात्र ऐसा देश कौन है जो 8 बार सफलतापूर्वक लाल ग्रह पर पहुंच चुका है? तो 8 बार अमेरिका ने यह कारनामा कर दिखाया है। और निम्न में से कौन सा देश इस्राएल के तेल अवीव में दूतावास की स्थापना करेगा? इसी घटना को लेकर भी पिछले मंथ जनवरी 2021 में यूएई करंट अफेयर में था। तो इन तीनों क्वेश्चन के बारे में भी आप जान लो, क्योंकि जनवरी में इन 3 घटनाओं को लेकर यूएई सुर्खियों में था। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौते को मंजूरी दी? यूएई। अंतरराष्ट्रीय प्रवास 2020 रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों की सबसे ज्यादा आबादी किस देश में है? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों की सबसे ज्यादा आबादी है। और यूएई की बात करें तो यूएई की कैपिटल का नाम है अबू धाबी, यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नाह्यान। छठा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा कुरुबा समुदाय किस राज्य में निवास करता है? सुर्खियों में रहा कुरुबा समुदाय कर्नाटक राज्य में निवास करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक। लेकिन यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? क्योंकि हाल ही में कर्नाटक में कुरुबा समुदाय द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था। इमेज में आप देख सकते हैं। तो विशाल रैली का आयोजन तो किया गया, लेकिन और भी कुछ नई बात है। इस रैली में समुदाय के लोगों द्वारा राज्य सरकार से मांग की गई कि राज्य सरकार कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की सूची में शामिल करने हेतु केंद्र सरकार को अपनी संस्तुति भेजे। और देश की स्वतंत्रता के बाद से ही कुरुबा समुदाय को एसटी का दर्जा प्राप्त था, परंतु वर्ष 1977 में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एल.जी. हावनूर ने कुरुबा समुदाय को एसटी सूची से अति पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल कर दिया। और कुरुबा समुदाय की परिचय की बात करें तो कर्नाटक का कुरुबा समुदाय एक पारंपरिक भेड़ पालक समुदाय है। जैसा कि महाराष्ट्र में धनगर, गुजरात में रबारी या रायका और राजस्थान में देवासी, तो हरियाणा में गडरिया, यह सभी लोग पशु समुदाय से जुड़े हैं, पशुपालन से जुड़े हैं। तो इसी तरह कर्नाटक में है कुरुबा समुदाय। और जब कर्नाटक की बात आई तो कर्नाटक से जुड़े 3 क्वेश्चन जनवरी 2021 में सुर्खियों में थे। 3 नहीं बल्कि 4। यह 4 क्वेश्चन कौन कौन से? तो याद रखो, देश के पहले खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला कहां रखी गई? कर्नाटक में। हाल ही में कर्नाटक के किस जिले में लिथियम के स्रोत का पता चला है? मंड्या जिले में। हाल ही में सुर्खियों में रहा गवी गंगाधरेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। और हाल ही में सुर्खियों में रहा नुगु जलाशय
किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। इन 4 क्वेश्चन को लेकर कर्नाटक 2021 जनवरी में सुर्खियों में रहा। और बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, कर्नाटक के राज्यपाल है वजुभाई वाला, और कर्नाटक की राजधानी का नाम है बेंगलुरु, और कर्नाटक की राजभाषा है कन्नड़, और कर्नाटक को पहले स्टेट ऑफ मैसूर कहा जाता था। सन 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। 7वां क्वेश्चन, SBI के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रह सकती है? हाल ही में SBI ने भारत की GDP 2022 में 11% रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 11%। और हाल ही में SBI की संशोधित वृद्धि दर 0 से नीचे 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है, लेकिन वित्त वर्ष 2022 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 11% रह सकती है। इसी तरह का अनुमान लगाया है SBI ने। तो SBI की बात करें तो SBI ग्रुप के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर सौम्या कांति घोष। इमेज में आप देख सकते हैं। तो इस पदाधिकारी का नाम आपको याद रखना है। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्यों की सीमा पर वैज्ञानिकों ने भूकंप का पहला भूगर्भीय साक्ष्य पाया है? हाल ही में वैज्ञानिकों ने भूकंप का पहला भूगर्भीय साक्ष्य पाया है असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम और अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में वैज्ञानिकों ने असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भूकंप का पहला भूगर्भीय साक्ष्य पाया है, जिसका उल्लेख इतिहास में सदिया भूकंप सदिया अर्थक्वेक के रूप में किया गया है। वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान, इंग्लिश में बोले तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के हिमबस्ती गांव के उस क्षेत्र में उत्खनन किया जहां वर्ष 1697 में सदिया भूकंप आने के ऐतिहासिक साक्ष्य मिले थे। और भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत WIHG एक स्वायत्त संस्था है। और 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मिशन इनोवेशन के दूसरे चरण की शुरुआत किसने की है? मिशन इनोवेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी है, साथ साथ केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी है डॉक्टर हर्षवर्धन। और मिशन इनोवेशन की बात करें तो मिशन इनोवेशन की घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु समझौते से अलग जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए की गई थी। और मिशन इनोवेशन 24 देशों और यूरोपीय संघ के वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए एक वैश्विक पहल है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के उत्तरी क्षेत्र स्थित गहरे समुद्र में शक्तिशाली भूकंप आया? न्यूजीलैंड देश के उत्तरी क्षेत्र स्थित गहरे समुद्र में शक्तिशाली भूकंप आया, जिसकी वजह से सुनामी जैसी स्थिति पैदा हो गई। न्यूजीलैंड के उत्तरी क्षेत्र स्थित गहरे समुद्र में बुधवार को शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके कारण क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सुनामी की चेतावनी जारी करनी पड़ी। और आपको भी पता है कि सुनामी की वजह से दोस्तों समुद्र में तेज लहरें उठती है और समुद्री तट वाले जो इलाके हैं उसमें पानी भर जाता है, जिस तरह केरल में हुआ था, आपने पढ़ा होगा। तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.7 मापी गई और इसका केंद्र लॉयल्टी द्वीप के दक्षिण पूर्व में 10 किलोमीटर यानी कि 6 मील की गहराई में स्थित था। और अमेरिका की सुनामी चेतावनी केंद्र ने वानुआतू और फिजी के लिए 0.3 से 1 मीटर यानी कि तकरीबन 1 फुट से 3.3 फुट तक की सुनामी संबंधी चेतावनी जारी की है, यानी कि लहरें इतनी ऊंचाई से उठ सकती है। और जब बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जनवरी में सुर्खियों में था। 2020 में अपने घर में सभी टेस्ट जीतने वाली एकलौती टीम कौन बनी? न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम अपने घरेलू मैच में यानी कि अपने घर में सभी टेस्ट मैच जीतने वाली एकलौती टीम बनी। 2020 की बात कर रहा हूं। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुदान सहायता दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है? ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 100 करोड़ रुपए के अनुदान सहायता दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। देखो,
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने 100 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। और इस स्वीकृति का उद्देश्य क्या है? इस कंपनी की यूरिया उत्पादन इकाइयों को कार्यरत करना। और यूरिया की प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता कितनी है वहां पर? तो 3,90,000 मीट्रिक टन यहां ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता है। और फायदा क्या होगा? समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर असम में चाय उद्योग और कृषि क्षेत्रों को समय पर यूरिया उपलब्ध होगी। इससे कंपनी में कार्यरत करीब 580 कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा और 1500 अस्थायी कर्मी भी काम में लगे रहेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से 28,000 लोग इसमें लाभान्वित होंगे और इससे सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बल मिलेगा। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अभ्युदय योजना लॉन्च की गई है? अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। और जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों मुफ्त इस तरह का वातावरण प्रोवाइड किया जाएगा कि स्टूडेंट्स अच्छी तरह से तैयारी कर सके। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा अभ्युदय योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू की गई है। और आधिकारिक वेबसाइट का नाम है abhyuday.up.gov.in पर जाकर स्टूडेंट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मुफ्त कोचिंग सुविधा का नाम अभ्युदय रखा गया था, जिसे प्रदेश में आगामी बसंत पंचमी से शुरू किया जाना है। यानी कि बसंत पंचमी दोस्तों हमारी सरस्वती माँ की पूजा की जाती है बसंत पंचमी के अवसर पर, और इसी दिवस के अवसर पर अभ्युदय की शुरुआत की जाएगी। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से जुड़े 4 क्वेश्चन जनवरी 2021 में करंट अफेयर में थे। किसानों की आमदनी 2 गुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन कहां शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय कहां बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां बनेगी? मेरठ में बनेगी। 13वां क्वेश्चन, हिंदू धर्म में किस नदी की परिक्रमा का बड़ा महत्व है? हिंदू धर्म में नर्मदा नदी की परिक्रमा का बड़ा ही महत्व है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नर्मदा। लेकिन यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? क्योंकि मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला मुख्यालय के समीप राजघाट पर कनाडा निवासी एक महिला एवं पुरुष नर्मदा परिक्रमा के लिए निकले हैं। यानी कि एक कनाडा कपल है, वो नर्मदा की परिक्रमा के लिए हमारे भारत देश में आ पहुंचा है और परिक्रमा का काफी महत्व है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि अच्छे से नर्मदा जी की परिक्रमा की जाए तो नर्मदा जी की परिक्रमा 3 वर्ष 3 माह और 13 दिनों में पूर्ण होती है, परंतु कुछ लोग इसे 108 दिनों में भी पूरा करते हैं। और अमरकंटक में कोटी तार्थमा नर्मदा का उद्गम स्थल है। यहाँ सफेद रंग के लगभग 34 मंदिर है, इमेज में आप देख सकते हैं। और यहाँ नर्मदा उद्गम कुंड है, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम है और जहां से नर्मदा प्रवाहमान होती है। और समुद्र तल से 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरकंटक को नदियों की जननी कहा जाता है। और नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं। कितनी? 41 सहायक नदियां हैं। और आपको भी पता है कि नर्मदा नदी में साधु द्वीप पर गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थित है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के समक्ष धन्यवाद प्रस्ताव कौन पेश करता है? हमारे देश के राष्ट्रपति। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, लेकिन इनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। वो है कृष्णा शाक्य, जेपी वाखला, लीलाबेन चौधरी, बीना पटेल, पायल झाला, सोलंकी निकुल सिंह, धीरज कुमार, सचिन चौधरी। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। राठौड़ हरपाल, अंकुर सर जानी, SM राठौड़ महेंद्र, राठवा पारुल, काजी यूनुस फ्रॉम गुजरात पड़दरी राजकोट से, शिल्पा ठाकुर,
रविंद्र आर नीनामा, इन सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया। नीलेश पाटनवाड़िया, योगेश वणजारा, संदीप सेन, नीरव गामित, मुकेश कुकड़िया, नीलोफर मीर, हितेश सोलंकी, सोनल भरत, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। राजीव कपूर की पहली फिल्म का नाम क्या है? राजीव कपूर की पहली फिल्म का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। और राजीव कपूर सुर्खियों में क्यों आए वो आपको पता है। तो राजीव कपूर की पहली फिल्म का नाम क्या है दोस्तों? आंसर देना मत भूलिएगा। और वीडियो वाकई में अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो के लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नई करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।